सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में आप देखिए कि लगातार जिस तरह की हम चर्चाएं कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर मुद्दों को लेकर के, खास तौर पर मध्य प्रदेश के इस बार विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं पर आप देखते हैं कि सरकार की जो रणनीति होती है और विपक्ष की भूमिका, तो क्या आज वाकई में विपक्ष की भूमिका में जो है तो कांग्रेस उतनी मजबूत है या नहीं। दूसरी तरफ होता है कि सरकार की जो रणनीति है, तो वर्तमान में भाजपा की सरकार है और वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, आप देख रहे होंगे कि जो चुनाव का समय है, इस चुनावी सत्र में तमाम कई सारी योजनाओं को धरातल में उतारा जाता है। और योजना भी ना कहा जाए बल्कि योजना के साथ ये कहा जाए सीधा सीधा कि इतने वर्ष बीतने के बावजूद विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति आप देख लीजिए। ख़ास तौर पर उस विधानसभा में अगर हम देखने जाएं जहां पर जिस ज़िले में मंत्रियों का डेरा होता है, यानी कि जहां पर मंत्री, सांसद, विधायक सभी लोग हैं, लेकिन क्षेत्र की स्थितियां क्या हैं, दूसरी तरफ जनता की स्थिति क्या होती है। तो चलिए आज की इस खास चर्चा में चुनावी तर्क वितर्क में हमारे साथ भारतीय गणवार्ता पार्टी से कमलेश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। कमलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर्वप्रथम कि आज तीसरे विकल्प के तौर पर आप लोग जो है तो एक पार्टी लेकर के आते हैं, इस पार्टी की गणना होती है और यहाँ पर इस पार्टी का उद्देश्य क्या है, मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले राजकुमार जी, आपने अपने चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश के लोग मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारी जो पार्टी है भारतीय गणवार्ता पार्टी, भगवा पार्टी, इस संगठन को बनाने का सिर्फ कारण ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है वो अपने मूल उद्देश्यों से भटक चुकी है। जो इनका उद्देश्य होना चाहिए, जो ये कहते थे, उस उद्देश्य से बिल्कुल हट करके कार्य करने लगे। ये निजीकरण की ओर जाने लगे, ये लोगों का शोषण करने लगे, ये क्षेत्र के विकास की वजह विनाश का कार्य करने लगे। आदि आदि कारणों से जो है हमारा जो संगठन है एक निर्णय लिया कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को उस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जब भी पार्टी सरकार में जब आ जाती है तो उन व्यक्तियों के लिए पहले तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन बाद में फिर वो करना बंद कर देते हैं। एक मेरे मन में एक सवाल है जिसको मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। देखिए, आज शिक्षित व्यवस्थाओं के नाम पर अगर देखा जाए, जो लोग हमें शिक्षा देते हैं उन्हें हम कहते हैं टीचर इंग्लिश में और हिंदी में शिक्षक। आज जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय पर क्या शिक्षकों का चुनाव में जाना ज़रूरी होता है? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इस व्यवस्था को बदलना चाहिए? क्योंकि अगर एक शिक्षक चुनाव पर जाएगा तो फिर पढ़ाएगा कौन? देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है, शिक्षक का काम सिर्फ शिक्षा देने का कार्य होना चाहिए। आप उसी शिक्षक से वोटर लिस्ट तैयार कराएंगे, उसी शिक्षक से आप जो है चुनाव कराएंगे, उसी शिक्षक से आप सर्वे कराएंगे, उसके पास समय नहीं होता। अब जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का विषय है, एक तो आपने जहाँ विद्यालय खोला, जहाँ पे 12 टीचर की आवश्यकता है, आपने हाई स्कूल खोला, वहाँ पे 12 टीचर की आवश्यकता है, आप 5 टीचर रखे हुए हैं। इसके बाद उनको आप ड्यूटी पे लगा देते हैं कि जाइए आप सर्वे करके आइए, आप जो है वोटर लिस्ट तैयार कराइए, आप जाइए चुनाव कराइए। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार इस पर ये करने का सिर्फ एक लॉजिक ये है कि शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाए। शिक्षक यदि वो 14 दे देंगे वहाँ पर, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, मॉडल हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे शिक्षक की कमी रहती है। शिक्षक को ऑन ड्यूटी दूसरे में लगा दिया जाए ताकि वहाँ बच्चे पढ़ ना पाए। इसलिए शिक्षा व्यवस्था तो बहुत ही शासन ने खराब। कहीं ना कहीं पर बात आती है आरक्षण को लेकर के। आरक्षण का मुद्दा लगातार देख रहे हैं हम, कई वर्षों से चला आ रहा है। सरकार अपने तरफ से आरक्षण की बात करती है, लेकिन आरक्षण मिलना किसे चाहिए? आरक्षण का जो तर्क है वो क्या होना चाहिए? इसमें राजकुमार जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, उसे एक बार आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, दूसरी बार नहीं मिलनी चाहिए। और आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण मिलेगा तो हर एक व्यक्ति का उत्थान हो सकेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिला रहता है उसी के परिवार को आरक्षण मिलता है। आर्थिक दृष्टिकोण से कोई आरक्षण का यथार्थ नहीं है जिससे ये धरातल पर पहुंच गए आरक्षण का लाभ। 18 साल
और 18.5 साल के कार्यकाल में लगातार देखा जाता है कि महिलाओं की बहुत बात की जाती है, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई जाती हैं और कहीं ना कहीं पर महिलाओं के लिए बहुत सारे काम भी किए गए। इस पर आप क्या तर्क रखना चाहेंगे? क्या वाकई में जो है तो सारी चीज़ें सब कुछ सही चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी योजना तो बनाती है और योजना को उतारने का भी प्रयास करती है, लेकिन विसंगतियां उसमें रहती हैं। जैसे कि अभी ही तत्काल में कल ही एक आदेश जारी हुआ, जो पीएफटी मेंबर हैं, सहायक ब्लॉक प्रबंधक ग्रामीण पंचायत विभाग आजीविका मिशन के सहायक प्रबंधक जो हैं, इंग्लिश में उनको पीएफटी मेंबर भी कहा जाता है, उनका एक बड़ा समूह है जो हर गांव में आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह चला रहे हैं। उसमें अभी कल ही उनको सी ग्रेड से डी ग्रेड में लाया गया। जो सबसे अधिक कार्य देश में प्रदेश में यदि कर रही है तो ग्रामीण पंचायत विभाग की आजीविका मिशन कार्य कर रही है, जिसमें पीएफटी मेंबर सहायक प्रबंधक के रूप में एक एक महिला को जागरूक करने का कार्य किया और प्रदेश में अहम भूमिका निभाया। लेकिन आज उनके साथ इतना बड़ा सरकार ने अन्याय किया है कि कल ही उनको जो है सी ग्रेड से डी ग्रेड में करके उनका वेतनमान भी कम कर दिया। दूसरी बात यह है कि उन महिलाओं को हाथ मजबूत करने की वजह सरकार उनका हाथ कमजोर कर रही है। स्व सहायता समूह संचालित है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जगह जगह पर महिला उद्योग लगे हुए हैं, बनाए जा रहे हैं, हर प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इनकी खरीदी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। महिलाएं कार्य कर रही हैं। जैसे कि सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारा अनूपपुर जिला 2003 में बनाया गया। आज 20 वर्ष से अनूपपुर जिले का निर्माण हुआ, लेकिन आज भी ये वहीं पर पड़ा हुआ है। चारों ओर आदिवासियों का क्षेत्र है, आदिवासी जिला है। आदिवासी महिलाओं को जागरूक करने के लिए शिक्षा का बहुत अभाव है, लेकिन आजीविका मिशन ने अपना इतना बड़ा कार्य किया कि एक एक घर घर जाके महिलाओं को जोड़ करके उनको कार्य करने के लिए दिशा निर्देश दिया। लोग कार्य करना चालू किए। अभी हाल में यहाँ पर आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह का एक मेला लगा था, जिसमें हमने देखा बहुत सारे प्रोडक्ट महिलाएं पुरुष सब बना रहे हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला कोई नहीं है। इनके पास आज दिनांक तक 20 वर्षों में भी क्यूआर कोड और बार कोड का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। कोई ऐसी मंडी नहीं बनाई गई जिसकी खरीदी हो सके। यही जो बड़ी शहर है जबलपुर वगैरह, महिला गृह उद्योग महिलाएं जो है पापड़ तैयार करती हैं, अचार तैयार करती हैं और लिज्जत कंपनी वहाँ पर उसको खरीदती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग करने का कार्य उनका नहीं है। महिलाएं घर से प्रोडक्ट बना के लाती हैं और वो उसकी खरीदी करते हैं, फिर वो उसकी पैकिंग करते हैं और मार्केट में सप्लाई करते हैं, जिससे महिलाओं को एक उचित दाम प्राप्त होता है। हमारे जिले में कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया कि महिलाओं का हाथ को मजबूत कर सके, नारी सशक्तिकरण को जागृत कर सके। एक चुनावी माहौल आया, उस चुनावी माहौल के दौरान डायरेक्ट न दे करके एक इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से न दे करके प्रत्यक्ष रूप से सरकार के खजाने से महिलाओं को लुभाने के लिए हजार रुपए की राशि वितरण की जा रही है। उसमें भी इन्होंने भेदभाव की श्रेणी लाया। माताएं सभी हैं, बहनें सभी हैं, नारी शक्ति एक है, बेटियां सभी हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने ऐसी विसंगतियां किया कि आपको मिलेगा और आपको नहीं मिलेगा। कहीं जनता को तो ये भी बताना पड़ेगा ना कि अगर शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तब क्या स्थिति होगी। यदि शिक्षा व्यवस्था अगर मजबूत होगी तो जनता जागरूक होगी। अगर कोई बच्चा पढ़ लिख करके अगर कृषि कार्य भी करता है तो नए डेवलपमेंट कृषि करेगा, उन्नत किस्म की खेती करेगा। पहले बहुत अकाल हुआ करते थे, तो पहले क्या होता था, कभी सूखा पड़ता था, कभी पानी होता था। आज जब नए पढ़े लिखे नवयुवक आए, साइंटिस्ट हुए, उन्होंने 60 दिन का भी जो है उन्नत बीज तैयार किया, उन्होंने 90 दिन का भी उन्नत बीज तैयार किया, 120 दिन का भी उन्नत बीज तैयार किया। जब बच्चे पढ़ेंगे तो जागरूक होंगे
खेती का कार्य भी बहुत अच्छे से होगा, बेरोजगारी दूर होगा, और ये जो सरकारें जो जुमला करती हैं, लुभाने का कार्य करती हैं, ये सारी चीजें व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए सरकार ये चाहती है कि शिक्षित लोग ना हो, ताकि हमारा राज्य और सरकार हमारी बचे रहे, जिस दिशा पे सरकार एक नया अपना कार्य कर रही है। स्कूलों में आप जाते हैं, मध्याह्न भोजन जैसी व्यवस्थाओं जो दी गई हैं बच्चों को, ख़ास तौर पर ये देखा जाता है कि कई वर्षों से जो लगातार चलता आ रहा है, आज आंगनबाड़ी चले जाइए, स्कूल में चले जाइए, तो ये मध्याह्न भोजन खा कौन जाता है? क्योंकि लिस्ट के आधार पर कुछ होता है, लेकिन वहाँ खाने में कुछ दिया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था बनाई गई है, वो व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है इनकी। क्या होता है कि उसमें चावल कोई और देगा और राशन कोई और देगा, सब्जी कोई और देगा, पकाने की व्यवस्था कोई और करेगा। तो जो इनका मीनू होता है, उस मीनू के आधार पे 5 रुपए पर जो है एमडीएम चलाने वाला व्यक्ति नहीं दे सकता है। सरकार ने इसको कभी आंकड़ा नहीं किया। सरकार सिर्फ ये कहता है कि हमने ये कर दिया, अब आप खाओ या ना खाओ, बच्चे 4 हो या 40 हो, बिल 40 का बनेगा। आपको आलू मिले या गोभी मिले, हमें इससे मतलब नहीं है। चावल अगर साफ है या कीड़े हैं, बच्चों को खाना है। क्या मैं ये इस देश की व्यवस्था में पूछना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी ने इस व्यवस्था को बनाया, क्या वो अपने बच्चों को शासकीय स्कूल में पढ़ा रहे हैं? जो जिले का मुखिया क्या कलेक्टर साहब अपने बच्चों को शासकीय स्कूल में पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो पढ़ाएंगे तो व्यवस्था अपने आप सुधार हो जाएगा। उस मध्याह्न भोजन का सुधार हो जाएगा, उस शिक्षा व्यवस्था का सुधार हो जाएगा, और जो शिक्षकों की कमी है उसको पूर्ति होगी। और अपने आप में मन में ये सोच आएगा कि यदि मैं शिक्षकों की ड्यूटी सर्वे में लगा रहा हूँ, इनका वोटर लिस्ट में ड्यूटी लगा रहा हूँ, चुनाव कार्य कराने के लिए ड्यूटी लगा रहा हूँ, तो कल से ये बंद हो जाएगा और शिक्षा व्यवस्था अपने आप व्यवस्था जो है सुधर जाएगी। जो ये आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किए हुए हैं, सारे विद्यालयों को आप बंद कर दीजिए, एक आप व्यवस्था करिए, शासकीय करिए तो शासकीय करिए, आप हॉस्पिटल की व्यवस्था करिए, अपने आप सुधर जाएगा। जब आप भी अपना इलाज कराने जाएंगे और हम भी जाएंगे और एक कलेक्टर भी जाए, गरीब इंसान भी जाएगा, अपने आप चिकित्सा व्यवस्था सुधर जाएगी। शिक्षा और चिकित्सा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जनता के लिए और नेताओं के लिए एक बड़ा प्रश्न वो है यहाँ पर। अक्सर सोशल मीडिया में आप देख भी सकते हैं, देखा जाता है कि जहाँ पर आज जनता की जो ज़रूरतें हैं, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि चुनाव के समय पर जनता के लिए कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जनता को मतलब कहा जाए जो वोटर हैं उन्हें पैसे बांटने का, तो मैं कहता हूँ क्या जनता इनसे मांगने जाती है? फिर हम जनता की ज़रूरतों पर भी बात करेंगे। जनता इनसे मांगने नहीं जाती है, ये जनता के पास स्वयं आते हैं। और जनता तो ऐसा है कि शिक्षित है नहीं, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं उनके पास ये नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते। जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं, जो गरीबी रेखा में जो इन्होंने गरीब बनाया है, ये चिन्हित है इनके पास, इतने लोग गरीब हैं। और इनके जो गांव में जो इनके कार्यकर्ता हैं वो चिन्हित कर लेते हैं। फिर दूसरा जो इनका कर्मचारी है, इनको पता है कि ये सोसाइटी चलती है, इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग राशन लेने आए, ये सिर्फ उन्हीं के पास जाते हैं और उनको जाकर के प्रत्यक्ष रूप से पैसा का व्यवस्था करते हैं और उस पर ये अपना वोट बैंक फाइनल करते हैं कि इतना हमारे पास वोट बैंक है। आज कहीं ना कहीं पर जैसे आवास योजना को लेकर के सरकार कहती है कि हम इतने आवास बनवाएं, और दूसरी तरफ उस आवास का जो सबसे अहम हिस्सा है जिससे घर तैयार होगा वो है रेत। आज रेत की कीमतें जो है तो किशोर जा रही हैं। देखिए, रेत में तो पूरा माफियाकरण हो चुका है। हमने कई बार माइनिंग डिपार्टमेंट से बात किया कि आप एक रेट निर्धारण करिए, और हमारे यहाँ पर जो सोनभद्र है, कई करोड़ रुपए, सिर्फ सोनभद्र की बात करता हूँ, जो कि हमारे ज़िले में कई सारी नदियाँ संचालित हैं, और कई करोड़ रुपए जो है अनूपपुर ज़िले से जो है माइनिंग डिपार्टमेंट को मिलता है। रेत का जो टेंडर होता है, टेंडर प्रक्रिया होने के बाद हमारा ये कहना था कि आप जिस खदान की जितने एकड़ का उसको टेंडर है, उतने एरिया को आप डिमार्केशन करके और एक वोटर लिस्ट लगाइए, आप एक बोर्ड लगाइए और उस पर ये तय करिए कि इस रेत खदान की सीमा यहाँ से यहाँ तक है,
इसकी दर ये होनी चाहिए, इस दर से ऊपर यदि लेता है तो इस पर कार्रवाई होगा। माइनिंग डिपार्टमेंट ने हमेशा यही कहा कि कॉन्ट्रैक्टर ने ले रखा है और दर वो सुनिश्चित करेगा। आप किस आधार पे इसको टेंडर दिया? हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि हम भ्रष्ट नहीं है, हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। सबसे ज्यादा करप्शन इन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट से किया, जिसका कोई पता नहीं है। रेत तो चूंकि एक आम आदमी का भी जो है आवश्यकता है, प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं उसमें भी जरूरत है, रोड बन रहे हैं उसमें भी जरूरत है, गृह निर्माण हो रहे हैं उसमें भी हो रहा, शासकीय निर्माण हो रहे हैं उसमें भी हो रहा, जिसके कारण सभी लोगों को पता है कि रेत की महंगाई इतना हो गया। अब उस पे ये भ्रष्टाचार का जो आयाम रखे हुए हैं, रेत खदान हुआ ना तो डिमार्केशन होता है, ना उसकी साइन बोर्ड होता है और ना ही रेट लिस्ट निर्धारित होता है। आप टीपी ट्रांजिट परमिट जारी करते हैं, आप ट्रांजिट परमिट में कोई रेट नहीं लिखा रहता है, उसमें बस ये है 3 क्यूबिक मीटर, 6 क्यूबिक मीटर। हमने यदि टीपी कटा लिया और हम उसे चैलेंज करने जाएं कि कॉन्ट्रैक्टर ने हमसे 5,000 रुपए की राशि लिया है 6 क्यूबिक मीटर का, तो हमारा चैलेंजिंग इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसमें दर नहीं पड़ा हुआ है। तो हमने माइनिंग डिपार्टमेंट से इस बात को कहा कि आप डिमार्केशन करिए और साइन बोर्ड लगाइए, उस साइन बोर्ड में दर निश्चित करिए। यदि इससे ऊपर लेता है कॉन्ट्रैक्टर तो आप कार्रवाई करिए, लेकिन आज दिनांक तक ऐसा नहीं हुआ। अब भारतीय गणवार्ता पार्टी, भगवा पार्टी इसके लिए धरना करेगी, प्रदर्शन करेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो कोई भी रेत खदान संचालित इस जिले में हम नहीं होने देंगे जब तक डिमार्केशन हो करके और दर सुनिश्चित नहीं किया जाएगा और जनता को लाभ नहीं मिलेगा, हम तब तक किसी भी प्रकार से कोई भी ठेकेदार हो हम कार्य नहीं करने देंगे। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमें अमरण अनशन करना पड़े, चाहे मुझे अपने प्राणों का त्याग करना पड़े, लेकिन मैं करूंगा। इसीलिए भारतीय गणवार्ता पार्टी का गठन हुआ है। कोई भी ऐसा अन्याय कार्य अब जिले में नहीं होने पाएगा। सरकार एक बात रखती है कि हम जो है तो हर गांव तक, हर घर तक जो है तो पानी पहुंचाएंगे, लेकिन अब दूसरी तरफ समस्या है कि जो हमारे क्षेत्र की, हमारे ज़िले की जीवनदायिनी नदियां हैं, उनका सीना छलनी कर दिया जा रहा है और नदियां आज सूखती जा रही हैं। इसके लिए किस तरह का जो है तो आप लोग यहाँ पर जो ज़िले की नदियां हैं उसे किस तरह से जल संरक्षण का कार्य करने वाले हैं आप लोग? देखिए, जहाँ पानी की बात है, यदि नदियों को समूह नल जल योजना की व्यवस्था बनाई जाती तो नदियों में डैम बनाया जाता, और यदि डैम बनाया जाता तो ये जो रेत निकाल करके नदियों को छलनी करने का कार्य कर रहे हैं, ये कार्य इनका बंद हो जाता। लेकिन उससे इनको एक अच्छा खासा लाभ, एक अच्छा खासा भ्रष्टाचार करने का मार्ग है, इसलिए इन्होंने समूह नल जल योजना नहीं बनाया। जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजना बनाया गया है, किसी भी ग्रामीण फीडर में 3 फेस लाइन नहीं है, और जो बोर के माध्यम से नल जल योजना बनाई गई है, ये कोल माइंस एरिया है। क्योंकि मैं तो अब जिला अध्यक्ष होने के नाते सिर्फ जिले की बात करूंगा, तो यहाँ पे सारे बोर जो है कोलैप्स हो जाते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष चलते हैं। इसके बाद ग्रामीण फीडर न होने के कारण जो है, ग्रामीण फीडर होने के कारण 3 फेस लाइट न होने के कारण सारे मोटर पंप जल जाते हैं, जिससे समूह नल जल योजना नहीं बनाया गया। और जो ये नल जल योजना है, ये फेलुअर योजना है। देखिए, अनूपपुर ज़िले में एक रोज़गार की बात उठती है, रोज़गार के साथ एक बात ये आती है यहाँ पर सामने, लगातार आपने भी देखा होगा कई वर्षों से यहाँ चुनाव होते चले आ रहे हैं, विधायक चेंज हुए, सांसद चेंज हुए, लेकिन ये देखा जाता है कि आज जो क्षेत्र में पलायन की स्थिति है, एक मजदूर जो कहीं बाहर काम करने जाता है और उसकी अचानक से याद जो है चुनाव के समय पर फिर नेताओं को याद आ जाती है। लेकिन क्या अनूपपुर ज़िले में जो है तो वाकई में रोज़गार की कमी है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर इस क्षेत्र का युवा जो कहीं बेरोजगार है, आज बाहर पलायन कर रहा है, बाहर प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहा है? राजकुमार जी, मैं आपसे बताऊं कि इस क्षेत्र का जो भी सांसद है, विधायक है या मंत्री है, उसकी अपनी अच्छी खासी इन कंपनियों से, जो निजी कंपनियां यहाँ पे संचालित हैं, चाहे मोजरवेयर हो या ओरिएंट पेपर मिल हो, सोडा फैक्ट्री हो, या आर्या पावर एनर्जी है, या न्यू जोन जो खुलना था वो अभी भी बंद पड़ा हुआ है, या ब्लशपन हो, और कोयला आधारित क्षेत्र है, इनसे अपना अच्छा साठ गांठ करके और लाभ लिया जा रहा है। क्षेत्र के युवा
और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के दिशा में कार्य नहीं किया जा रहा है, जबकि कानून में है कि जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगेगी, जिस क्षेत्र में कोई भी फैक्ट्री खुलेगी, और चूँकि हमारा जो एरिया है वो सबसे बड़ा कोल माइन क्षेत्र है, यहाँ पे रोजगार देने का प्रावधान है कि 60% क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए, लेकिन एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला। भूमि भी लेने के बदले भी रोजगार देना चाहिए, उस पर भी इन्होंने रोजगार नहीं दिया। कोयला नीचे से निकाल लिया जाता है और भूमि नष्ट हो जाती है, कृषि भी नहीं होता है। ये रोजगार देने का कार्य नहीं करते हैं, ये तो सिर्फ यहाँ पर लोगों को बेरोजगार करने का कार्य करते हैं। आदिवासी क्षेत्र है ये, आदिवासी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, जिनसे उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। ये तो कहीं ना कहीं पर प्रश्न तो ये भी उठता है, देखिए कि अगर जिन आदिवासियों की हम बात करते हैं, सरकार ने उनके लिए बाकायदे बहुत सारी लिस्टिंग कर रखी है, बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बैगा जनजाति के नाम से एक बैगा प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, लेकिन आज वो बैगा जनजाति विलुप्त होने के कगार पर है। बैगा विकास प्राधिकरण तो बनाया गया, लेकिन बैगों का उत्थान नहीं हुआ। जिन व्यक्तिगत लोगों का जरूर उत्थान हुआ, जिस प्राधिकरण विकास का अध्यक्ष जिसको बनाया जाता, चाहे वो बैगा विकास प्राधिकरण हो, चाहे पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण हो, चाहे कोल प्राधिकरण विकास हो, सिर्फ उन व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया जाता है और उनका उत्थान होता है, ना कि उस समाज का उत्थान होता है। जिसके कारण से ये देखने को मिलता है कि बैगा आज इस जिले में विलुप्त हो गए, प्रदेश में विलुप्त हो गए। क्योंकि प्रदेश की बात इसलिए नहीं करूंगा, मैं जिला अध्यक्ष के नाते सिर्फ जिले की बात करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ से ही लगा हुआ क्षेत्र है, बरहा है, खो है, औड़ेरा है, अकुआ है, जहाँ बैगा समाज के लोग रहते थे, जो आज बिल्कुल नहीं पाए जा रहे हैं। इसी तरह से मैं कोल प्राधिकरण बनाया गया, यहीं पे बगल से लगा हुआ है मेरा सकरिया है, दमना है, जस्ट बगल में ही है, और आज भी उस स्कूल प्राधिकरण विकास के माध्यम से न तो उनके यहाँ रोड है, न सड़क है, न पानी है, न बिजली है, और बेचारे आज भी उसी तरह से पानी, रोड, रास्ता और अपने जीवनचर्या को, न स्कूल है, न उपस्वास्थ्य केंद्र है, भटक रहे हैं। सिर्फ नाम के लिए प्राधिकरण बना दिया जाता है उनके उत्थान के लिए, लेकिन उस कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति जो उस प्राधिकरण का अध्यक्ष या शासन या प्रशासन होता है, उसका जरूर विकास देखने को मिलता है। चुनावी समीकरण आप लोगों का क्या है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पर पार्टी सामने है, चुनाव का समय भी है, तो चुनाव को लेकर के जो है तो किस तरह से जो है तो भगवा जो है तो सामने आने वाली है अनूपपुर जिले की, खास तौर पर तीनों विधानसभा सीटों पर? भारतीय गणवार्ता पार्टी समय के अनुसार जो है अपना प्रत्याशी उतारेगी, और चुनाव अभी नज़दीक आ रहा है। हमारा विचार विमर्श चल रहा है, पार्टी से हमारी जो है बात, हमारे संगठन में अभी चर्चाएं चल रही हैं। प्रत्याशी हमें उतारना है, तीनों विधानसभा में हम प्रत्याशी उतारेंगे, और पार्टी हमारा जब मंथन कर लेगी तो मंथन करने के बाद हम लोग एक निर्णय पर आएंगे, लेकिन हमें चुनाव पर प्रत्याशी उतारना है तीनों। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, और यहाँ पर से जो है तो इस चर्चा को विराम देते हैं, क्योंकि चर्चाएं हमारी बड़ी लंबी चलती चली हैं, और यहाँ पर देखना यह है कि इस बार का जो चुनावी माहौल है वो किस ओर जाने वाला है। क्योंकि चुनावी माहौल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि आज कहीं ना कहीं पर जो है तो लोग कहीं ना कहीं सरकार से भी नाराज़ होते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से नाराज़ हैं, खास तौर पर जिन्हें हमने विधायक चुना होता है। अब विधायकों के जो कार्य होते हैं, अगर हम उस पर जाते हैं तो समझ में आता है हमें कि हमने इसे चुना क्यों। क्योंकि आज तो लोग जो है तो स्वेच्छानुदान राशि बांट के नेता बन रहे हैं। स्वेच्छानुदान राशि पता नहीं किसे दी जाती है, कौन पा रहा है, किसे लाभ मिलना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ जा रही, शिक्षा कहाँ की व्यवस्था कहाँ जा रही है। तो कहीं ना कहीं पर आज क्षेत्र में समस्याएं बराबर हैं। किसानों की बात करें, सरकार हित की बात करती है, लेकिन वो हित है कहाँ पर? तो हालांकि इस चुनाव में जो है तो कई सारी चीज़ें जो है तो सामने हैं इस बार, और सामने देखते हुए कहीं ना कहीं पर जनता के ऊपर भी जो आरोप लगता आया है कि जनता एक पाव शराब 500 रुपये 1 किलो मुर्गा में जो है तो बिक जाती है। तो जनता को इस बात का जवाब जो है तो उन नेताओं को ज़रूर देना चाहिए जो इस बात को जो है तो बराबर रखते आते हैं और कहीं ना कहीं पर जनता पर आरोप लगाते हैं। तो चलिए, इसके साथ अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।